और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर सस्पेंस बरकरार है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी है। इस बीच जहां एक तरफ महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, वहीं दूसरी जानिब शिवसेना के दिवाकर राव ने भी गवर्नर से मुलाकात की। एमआईएम रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में बेसहारा उम्र रसीदा लोगों के साथ अपनी दिवाली मनाई। इम्तियाज जलील अपने पूरे अहल खाना के साथ रेलवे स्टेशन पर वाक़े वृद्ध आश्रम पहुंचे और बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन को दिवाली के तोहफे पेश किए। यही नहीं, उनको मिठाइयाँ दी और उनके साथ बैठकर ये मिठाई खाई, आतिशबाजी की, साथ ही साथ जश्न दिवाली मनाया। इस मौके पर इम्तियाज जलील ने आश्रम में मुकीम अफराद को यकीन दिलाया कि वो हर मौके पर इन बुजुर्गों की खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार है। औरंगाबाद के एमपी ने कहा कि वो आश्रम में एमपी की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटे की हैसियत से आए हैं। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद के मातोश्री आश्रम में 150 से ज़ायद अफराद मुकीम हैं, जिनमें 60 से ज़्यादा ख़वातीन हैं। इनकी रिहाइश और किफ़ालत का इंतज़ाम यहाँ मुफ्त किया जाता है। आपके लिए जो भी बेहतर हो सकता है, जो भी काम हमारे से मुमकिन हो सकता है, वो हम पूरा करेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं एक खासदार की हैसियत से नहीं आया हूँ यहाँ पर, बल्कि आपके बेटे की हैसियत से आया हूँ। मैं आपका किसी काम आ सकूँ आप लोगों के लिए, तो आप कभी भी मुझे दिन रात जब चाहे, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर आपके काम आ सकूँ तो मुझे बिना झिझक आप मुझे कॉल करिएगा। ये देखने के लिए कि ये आश्रम कैसा है, कितने लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जब मुझे यहाँ के जिम्मेदारों ने बताया आप लोगों के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में भी मैं यहाँ पर आऊँगा, और जिस दिन भी आऊँगा उस दिन दिवाली समझ कर आऊँगा। यहाँ पर खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटेंगे, हम लोग साथ में मिलकर रहेंगे। अमरावती के मज़फ़ाती शहर बुडनेरा से रुकने असेंबली रवि राणा और शिवसेना के जिला सरबराह दिनेश बॉब के दरमियान मारपीट का मामला सामने आया है। रवि राणा और दिनेश बॉब वृद्ध आश्रम में दिवाली की एक तकरीब में पहुंचे थे। यहां दोनों में जमकर मारपीट हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोनों के कारकुनान भी कुर्सियों से यहां लड़ने लगे। ज़राए के मुताबिक रवि राणा और दिनेश बॉब सियासी दुश्मन हैं। वहीं रवि राणा ने दिनेश बॉब पर इल्ज़ाम लगाया कि तकरीर के दौरान दिनेश बॉब ने उनकी अहलिया और रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा को बेइज्जत किया है। आगे बढ़ेंगे। शोलापुर के मारूफ फनकार अहमद खान पठान की तख्लीक़ात की नुमाइश के लिए सरोज़ा तस्वीरी नुमाइश का खास एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम के इफ्ताही इजलास में अहमद खान पठान के उस्ताद के अलावा कई इल्मी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। नुमाइश में पेश की गई तस्वीरों को देखकर लोगों ने इनकी खूब पज़ीराई की, इन्हें दाद व तहसीन से भी नवाजा। शुभ्राय आर्ट गैलरी शोलापुर में लगाई गई ये तस्वीर नुमाइश महाराष्ट्र के मशहूर मारूफ आर्टिस्ट और फनकार रिटायर्ड ड्राइंग टीचर अहमद खान पठान के फनपारों को पेश करने की एक कोशिश है। इस नुमाइश में अहमद खान पठान की वो पेंटिंग्स और फनपारे आवेज़ा किए गए जिनमें महाराष्ट्र की तहज़ीब व सक़ाफ़त, कुदरती मनाज़िर की खूबसूरत और दिलकश अंदाज में अक्कासी की गई है। शौक़ है मेरे को बहुत ही पहले से, और आगे तक इससे अच्छा बेहतर काम करके बनाऊंगा मैं। और ये इसमें जो है ना चारकोल वर्क है, पोस्टर कलर है, ट्रांसपेरेंट कलर है, और एक्रेलिक कलर है, ऑयल पेंट है, और पेन वर्क है, पेंसिल वर्क है। मामूली जो 1 रुपये का यूज़ एंड थ्रो पेन रहता है उससे भी बनाया सो मैं। यानी पब्लिक को मालूम होना है कि ये जो कम भाव के जो हैं ये भी बहुत अहमियत के, सिर्फ तुम्हारे हाथ में कलर रहना। अहमद खान पठान की तख्लीक करदा आर्ट वर्क के ये दिलचस्प नमूने और फनपारे हैंडमेड, माउंट बोर्ड पर वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक पेन, चारकोल नामी मुख्तलिफ रंगों की मदद से तैयार किए गए, जो कि इस बात का सबूत है कि अहमद खान ने हर तरह की पेंटिंग पर मुकम्मल महारत हासिल की। ये जो आर्टिस्ट हैं हर मीडियम में अपना हैंड रखते हैं और कमाल रखते हैं, और बेहतर से बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पर काम किया हुआ है। और हम नई जनरेशन को एक सबक भी उन्होंने दिया है कि चाहे जॉब पर हो या ना हो,
اپنے فن کو، اپنے اس کام کو ہمیشہ جاری ساری رکھنا چاہیے. 70 سالہ زندگی کے الگ الگ مراحل کو، الگ الگ تجربوں کو اور جذبات و احساسات کو استاد من نے اپنے رنگوں کے، اپنے پین کے، پینسلز کے ذریعے ہم شاگردوں اور ہمارے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. احمد خان پٹھان کو آرٹ میں دلچسپی بچپن سے رہی اور اپنے فن کو پہچان کر انہوں نے اس کو خوب نکھارا بھی. تدریسی میدان میں ڈرائنگ ٹیچر کی حیثیت سے قدم رکھا اور اپنے فن سے عام طلبہ کے علاوہ اپنے بچوں کو بھی اس میدان میں ماہر بنایا. آرٹ سے دلچسپی رکھنے والے ماہرین اور عام شائقین بھی اس تصویری نمائش میں بڑی تعداد میں موجود رہے. نیوز 18 اردو کے لیے شولہ پور سے ضمیر احمد خان کی رپورٹ. آج کل بڑے بڑے مشاعروں کی بنسبت چھوٹی چھوٹی علاقائی ادبی نشستیں اردو کے فروغ میں کافی اہم کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں. ان نشستوں میں نئے قلمکاروں، نئے شعراء، نئے ادبا کو نہ صرف اپنے کلام اور اپنی صلاحیتوں کا اجاگر کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے، بلکہ یہاں ان سے ہونے والی چھوٹی موٹی غلطیوں پر بڑے مشاعروں کی طرح طنز نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کی اصلاح کی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور اس طرح کی نشست ہر ماہ کے آخری سنیچر کو ممبئی سے متصل تھانے شہر کے رابوڑی میں بھی سجتی ہے. اردو کے فروغ کے لیے ہر اردو داں متفکر تو ہے، لیکن اس کے لیے عملی قدم بہت کم ہی لوگ اٹھا رہے ہیں. جبکہ ہر اردو داں اپنے تئیں اگرچہ کوشش کرے تو اس کے مثبت نتائج آ سکتے ہیں. اسی طرح تھانے کے ایک چھوٹے سے ادارے انجمن خاندیش نے ادبی مرکز قائم کر کے یہاں ادبی نشستوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو اپنے آپ میں ایک مثالی قدم ہے. خاندیش ادبی نشست واقعی قابل تعریف ہے. ان کے سارے لوگ جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، اردو کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اس قسم کے پروگرام جیسے مشاعرہ ہے، دوسرے ادبی پروگرام ہیں، اس قسم کے پروگرام کرنے سے اردو زبان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے اور لوگوں میں ذوق اور شوق پیدا ہوگا کہ اردو سے رغبت پیدا ہوگی. ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ادبی مرکز کی جانب سے کہ جو ادارے اور جو شخصیات اردو کی خدمت کر رہے، خدمت انجام دے رہے اردو کی فروغ و بقا کے لیے، اردو کی ترقی و ترویج کے لیے، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو محب اردو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے. انجمن کے ادبی مرکز کی جانب سے یہاں ہر ماہ ادبی نشست میں نہ صرف نئے محبان اردو ادب کو موقع دیا جاتا ہے، بلکہ خطے میں اردو خدمات انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں اعزازات سے بھی نوازا جاتا ہے. دوررس نتائج ہم کو حاصل کرنا ہے، اردو کو زندہ رکھنا ہے، تو ہم کو اپنے اردو کے جو ادارے ہیں یعنی اردو میڈیم کے سکولز، اس پر زیادہ دھیان دینا ہے کہ کل کے آنے والے شعراء یہیں سے پیدا ہونے والے ہیں، آنے والے ادبا یہیں سے ملنے والے ہیں. ہم کو قربانیاں دینی ہے کہ ہمارے اردو میڈیم کے اداروں کو نہ صرف قائم رکھنا ہے بلکہ اس کے معیار کو بھی بلند کرنا ہے. مہاراشٹر میں حال ہی میں اسمبلی کا الیکشن ختم ہوتے ہی ادبی نشست سے سامعین بھی خوب لطف اندوز ہوئے. اس نشست میں علاقے رابوڑی کے علاوہ ممرا، بھیونڈی، ممبئی اور مضافات سے بھی کئی شعراء اور ادبا نے شرکت کر اپنا کلام پیش کیا. نیوز 18 اردو کے لیے تھانے سے انور الحق کی رپورٹ. ایس آئی او کے فاؤنڈیشن ڈے کی مناسبت سے اکولہ میں مختلف پروگرام کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے. اسی ضمن میں مہرالنساء ہال میں ایک نشست کا انعقاد کیا گیا. اس میں طلبہ و طالبات کے لیے رہنمائی کی گئی. اس دوران مختلف فنڈز میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی انجام دینے والے افراد کو تہنیت پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی. ہمارا جو مشن ہے ایس آئی او کا الہی ہدایت کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے طلبہ و نوجوانوں کو تیار کرنا ہے. مطلب آج کا جو دور ہے جو بگڑ گیا ہے اس کو جو ہے تو درست کرنے کے لیے، اس کو جو ہے تو صحیح طور پر لانے کے لیے طلبہ و نوجوانوں کو ہم تیار کرتے ہیں.
حال ہی میں ہیکتھون 2019 مقابلوں میں کامیابی درج کرنے والے شعیب احمد کی آکولہ میں اپنے گھر آمد پر مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شعیب نے اپنی ٹیم کے ساتھ پروجیکٹ تیار کر سنگاپور کی ہیکتھون ٹیم کو شکست دی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی شعیب احمد کی ٹیم کے ذریعے پیش کردہ پروجیکٹ کی تعریف کی تھی۔ شعیب پونے کے ایک نجی کالج سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بچے نکالے گئے 1800 میں سے، اور اس ٹاپ 60 میں بھی تھا الحمدللہ، تو بہت اچھا لگا۔ اس میں صرف ایٹ لیسٹ پارٹیسپیٹ کرنے کو ملا، وہ بھی بہت اچھا لگا۔ اور پرابلم اسٹیٹمنٹ ہمارا تھا اسٹوڈنٹ اٹینٹیونیس ڈیٹیکشن ان کلاس روم، کیا تھرو کیمرہ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ پتہ لگانا کہ کلاس میں بچوں کا اٹینٹیونیس لیول کتنا ہے اور کلاس کا اوور آل اٹینٹیونیس لیول کتنا ہے، اور یہ ٹیچر کو نوٹیفائی کرنا۔ HIV ایڈز ایک ایسی بیماری جس کے نام سے ہی لوگ خوف کھانے لگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص آج بھی ہے جو کہ اپنے بلبوتے پر HIV میں مبتلا 42 معصوم بچوں کی پرورش کر رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ان بچوں کی نگہداشت کے لیے اس شخص نے اپنی جائیداد تک رہن رکھ دی ہے۔ پیش اورنگ آباد سے اظہر الدین کی ایک خاص رپورٹ۔ اورنگ آباد کے شیو شنکر کالونی میں واقع یہ عمارت بچوں کا آشرم کہلاتی ہے۔ اس عمارت میں 40 سے زیادہ بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، اور یہ تمام معصوم بچے HIV سے متاثرہ ہیں۔ ان بچوں کے لیے منوج بھاؤ ہی ان کے ماں باپ ہیں، سب کچھ ہے ان کا۔ حکومت سے امداد ضرور ملتی ہے، لیکن وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ مجھے اسکول کے ایڈمیشن سے لے کر تو کھانے پینے کا کچھ آفیشیل، اس میں ہر جگہ دقت ہی آئی ہے۔ بلڈنگ اپنا خود کا گروی ہے، جو ماتا جی کے مسز کے سسٹر کے جو گہنے ہیں گروی رکھ کر ہی اپنے سب چلا رہے ہیں کہ کل کے آس پر ہے، کل کچھ بھی اپنا اچھا ہوئے گا اور یہ بچوں کا بھی بھوشیہ اجول ہوگا۔ نیوز 18 کی ٹیم نے منوج واکوڑے کی غیر موجودگی میں جب آشرم کا جائزہ لیا تو پایا کہ آشرم کے بچوں کی مناسب نگہداشت ہی نہیں کی جاتی، بلکہ ان کی تعلیم، ان کی کھیل کود، ان کی تفریح اور روزمرہ کی طبی امداد کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ یہاں 8 سے 10 افراد کا پورا اسٹاف موجود ہے۔ یہ آشرم میں 2-3 سال ہو گئے آ گیا ہے۔ اسٹارٹنگ کو میرے کو یہاں پہ رہنا نہیں لگتا تھا، اور ابھی ایسا لگتا ہے کہ ایسے جانا ہی سے، کیونکہ سر ہمارے بہت اچھے ماں باپ کے جیسے جی لگاتے، اور ہم کو کچھ بھی غرض پڑ دی تو اس کی کر کے دیتے۔ میرا ہاسٹل میں یہ اچھا لگا ہے، ادھر بچے اچھے، ہم لوگ 4 بجے کیرم کھیلتے اور صبح 4 بجے اٹھتے۔ منوج واکوڑے نے M.Com اور MSW اس مقصد سے کیا تھا کہ انہیں سرکاری ملازمت مل جائے گی، لیکن ایک واقعے نے منوج بھاؤ کی زندگی کا مقصد بدل کر رکھ دیا، اور نتیجہ بچوں کے آشرم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس بیماری میں کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہوئے 2001 میں اپن نے اس کا رجسٹریشن کیا اور اس بیماری کے اوپر کام کرنے کا دھیے کیا۔ آشرم کے سربراہ کو اس بات کی قطعی فکر نہیں کہ ان کی جائیداد رہن رکھی ہے، بلکہ یہ فکر لاحق ہے کہ انسانی زندگی کو بچایا کیسے جائے۔ پورے مہاراشٹر میں HIV کے 18 یونٹ ہیں، جبکہ جس انداز میں یہ مرض پھیل رہا ہے، ہر ضلع میں 1 یونٹ بہت ضروری ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ۔ اور اب خاص بات کرناٹک کی خبریں، سب سے پہلے سرخیاں۔ بی جے پی نے ایک بار پھر کرائی یقین دہانی، نااہل قرار دیے گئے MLAs کو پارٹی ٹکٹ کی یقین دہانی۔ استعفوں کی وجہ سے ہی کرناٹک میں بنی بی جے پی حکومت، پارٹی کے سینئر لیڈر کا اعتراف بھی۔ جماعت اسلامی ہند گلبرگہ نے منعقد کیا پینل ڈسکشن، ملک کے حساس مسائل پر کیا گیا مباحثہ، NRC، NPR اور شہریت ترمیمی بل پر کیا گیا مذاکرہ، مسلمانوں کو خوف زدہ نہ ہونے کا بھی دیا گیا مشورہ۔
महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क़याम। जमात इस्लामी हिंद के तहत रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क़याम तिजारत और सनअतकारी को फ़रोग़ देने की अहम कोशिश। बीजेपी ने एक बार फिर नाअहल करार दिए गए एमएलएस को ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी टिकट देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर का मानना है कि इन 17 एमएलएस के इस्तीफों की वजह से ही बीजेपी कर्नाटक में हुकूमत बनाने में कामयाब रही है और ऐसे में ज़िमनी इंतखाबात में भला कैसे इनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। बेंगलुरु में पार्टी कारकुनों से मीटिंग के दौरान भी सीएम येडियुरप्पा ने ये बात दोहराई। साथ ही येडियुरप्पा ने पार्टी कारकुनों को इनको जीत दिलाने के लिए मैदान में सरगर्म होने की अपील की। कर्नाटक में 5 दिसंबर को 15 असेंबली हलकों में इंतखाबात होने हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिए गए एमएलएस पर जुमे को फैसला महफूज रखा है। मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान सेकुलरिज्म के पासदार और अलंबरदार थे। इस अजीम शख्सियत के नाम को निसाबी किताबों से हटाना मुल्क की तारीख के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। बेंगलुरु में मुस्लिम लीडर और दानिश्वरों ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह है कि बीजेपी के एक एमएलए ने टीपू सुल्तान के मुतालिक सबक को निसाबी किताबों से हटाने का मुतालबा किया है। मैं छोटा सा वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त 1600-1700 ईस्वी में मराठों का बहुत जोर था, तो मराठों ने हमला किया सिंगेरी मठ पर। सिंगेरी मठ पर हमला करके सारे दौलत, वहाँ की दौलत वगैरह लूट के और सिंगेरी मठ को मस्मार करके चले गए। तो ये जो मठ के स्वामी जो थे, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इंतजार की कि देखा हमारे साथ ऐसा नाइंसाफी हुई, ऐसा लूटा गया। तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फौज भेजकर उस पूरे मराठों को शिकस्त देकर उस लूटा हुआ माल वापस लाकर उस मठ को बना कर दिया। ये सेकुलरिज्म है। तो ये सेकुलर कोई भूल नहीं सकता। तो पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में आज लंदन में भी उनकी बात मनवाई जाती है। लेकिन ये के किताबों से हटाना जो एक हिस्ट्री है और ऐसे शख्स की जो कॉलोनियल रूल को पूरी हिम्मत से लड़कर ब्रिटिश राज को नहीं आने के लिए पूरी कोशिश किया, शहीद हो गया बेचारा। और जंग में जो है कोई दूसरे रियासत के लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं खड़के। बेंगलुरु में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में इजलास मुनक़्क़िद किया गया। आलमी सूफ़ी सेंटर के तहत मुनक़्क़िदा इजलास में हज़रत इमाम हसन की ईसार क़ुरबानी पर रोशनी डाली गई। मुक़र्रिरीन ने कहा कि हज़रत इमाम हसन ने अमन और इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए इक़्तिदार को ठुकराया। आपकी सक़ाफ़त अरब दुनिया में बेहद मशहूर है। रोज़ाना वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया करते थे। मौजूदा दौर में अगर हज़रत इमाम हसन की शख्सियत, तालीमात और क़ुरबानी को लोग समझ लें तो दुनिया में कहीं भी जंग व तशद्दुद, जुल्म व तशद्दुद नहीं हो सकता। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वो सुलह जो मुसलमानों के गुरोह में हुजूर पाक की हदीस के मुताबिक इमाम हसन ने कराई और खून रेजी को रोकने के लिए, मुसलमानों को क़त्ल और गारतगिरी से बचाने के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपना हक़ जानते हुए भी दूसरों को दे दिया, बख्श दिया। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ईसार है कि कुर्बान होना और कुर्बानी देना। कुर्बान होना अल्लाह की राह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात पर, उनके सुन्नतों पर, और कुर्बानी देना अपने इख्तिदार के लिए, अपने इख्तिदार के। हालांकि ये 6 महीने लगभग खिलाफत थी, इसके बाद और ज़्यादा इनकी खिलाफत चलनी थी। जंग को देखने, माहौल को देखने के बाद ये बोले नहीं, मैं नहीं रहूँगा। मेरे भाई मुसलमान भाइयों का शहादत मुझे पसंद नहीं, मैं यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले जाऊँगा। चलो ये कुर्सी आप संभालो। जिस तरह से आज भी ये कुर्सियों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये हमें सीख सकते हैं इंटरनेशनल सूफी सेंटर के मंच के ज़रिए कि देखिए 1441 साल पहले कुर्सी को ठोकर मारी आपने।
जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा की जानिब से एक पैनल मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। पैनल डिस्कशन में NRC, NPR, शहरी तरमीमी बिल, तलाक सलासा और मॉब लिंचिंग जैसे मौज़ूआत का अहाता किया गया। डिस्कशन में पैनलिस्ट ने अवाम के जहनों में उठने वाले सवालात का मौसर ढंग से जवाब दिया। मुसलमानों में इन दिनों NRC का मसला सबसे ज्यादा बाइसे तशवीश बना हुआ है। वोटर वेरिफिकेशन मुहिम को भी मुसलमानों के एक तबके में NRC से जुड़े अमल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मॉब लिंचिंग से भी अक़लियती तबके में खौफ का माहौल है। तलाक सलासा बिल के पास हो जाने के बाद इसके गलत इस्तेमाल का भी खदशा पाया जा रहा है। जमात इस्लामी के इस पैनल डिस्कशन में ऐसे ही मौज़ूआत का अहाता किया गया। तो इस कानून के जरिए से अगर 3 तलाक दिया है तो फिर उसको जेल होगी, देने वाले को जेल भेजेंगे। गुस्से में आदमी करता है ऐसा, ये न करे, ये अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी। यहाँ तक मसला ये है कि नामों का प्रॉब्लम है, वो तो हर एक के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो ज़बान है वो या तो कन्नड़ है, इस तरह की ईस्टर्न ज़बान है, और 90s के बाद जो है सॉफ्टवेयर का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है गवर्नेंस में, तो जिसकी वजह से अंग्रेजी जो स्टैंडर्डाइज होते गई है। मुकर्रिर ने मुसलमानों को खौफ व हरास से निकलकर मुल्क की तामीर में आगे आने का भी मशवरा दिया। मुकर्रिर ने कहा कि मुसलमानों को अपनी सोच व फिक्र में इनकलाब लाने की जरूरत है। ये लोग जो चाल चल रहे हैं, दरअसल ये माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम दाई होने की हैसियत से अपना काम करेंगे तो ये हालात हमारे लिए बहुत साजगार होगा, हमारा काम करना इसमें आसान होगा। बड़ी तेजी के साथ जिनके जहनों में जहर घोला गया है वो जहर निकलेगा। पैनल डिस्कशन के दौरान हाजरीन के खदशात और अंदेशों पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात भी दिए गए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। तिजारत और सनअतकारी को फ़रोग़ देने, हुकूमत की स्कीमों से ताजिरों को वाकिफ़ करवाने के लिए कर्नाटक में जमात इस्लामी हिंद के तहत रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क़याम अमल में आया है। कर्नाटक के मुसलमानों की अक्सरियत तिजारत पेशा है, लेकिन ज्यादातर ताजिर गैर मुनज़्ज़म तरीके से अपने कारोबार को अंजाम देते हैं। इंडस्ट्री और तिजारत के नए तकाज़ों, हुकूमत की स्कीमों से भी अक्सर ताजिर नावाकिफ रहते हैं। यही वजह कि दीगर तबकों के मुकाबले मुसलमान माशी तौर पर कमजोर दिखाई देते हैं। इस मसले को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद ने महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स की शाख कायम की है। इस सिलसिले में मुनक्किदा इजलास में महाराष्ट्र के नुमाइंदों ने शिरकत की और अपने तजुर्बे को बयान किया। रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स जमात इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है जो मिल्लत के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। इसका एक्सपेरिमेंटल बेस पर पिछले 4 साल में महाराष्ट्र में हमने तजर्बा किया, बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारे बिजनेस कैसे अपलिफ्ट किया जाए उस पर काम किया है। अब उसको जमात इस्लामी हिंद दिल्ली ने उसको डिसाइड किया है कि अब इसी चीज़ को दूसरे स्टेट्स में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह 17 स्टेट्स में इसकी लोकल बॉडीज़ का प्रोसेस शुरू है, 2-3 स्टेट्स में हो चुके हैं। इसमें खुद महाराष्ट्र में नांदेड़ जैसे शहर के अंदर 4-5 ऐसे यूनिट्स हैं जो स्टार्ट हुए और उन्होंने उसके बाद ये समिट के बाद उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और उनको इसका फ़ायदा हुआ। और वहीं हमने जो है जो नए जो मुस्लिम ताजिर जो ऑर्गेनाइज नहीं थे, जिनके लाइसेंस के इश्यूज़ थे, बहुत सारे उद्योग आधार कार्ड हैं, दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस थे, ये सारी चीज़ें हमने उनको जो है करा के दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा दौर में तिजारत लेन देन में धोखाधड़ी के मामलात बढ़ रहे हैं। जल्द और आसान तरीके से मुनाफा कमाने के चक्कर में अखलाकी इंसानी पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि तिजारत और सनअतकारी को इंसाफ, इंसानियत, ईमानदारी के उसूलों के मुताबिक फरोग देने की जरूरत है कि जो हलाल तरीके से जहाँ अखलाकियात हों, जहाँ बहुत अच्छे लोग मौजूद हों, जो मिल्लत के लिए भी, आम इंसानियत के लिए भी जो लोग फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम रब्ते रहेंगे, ताउन देंगे भी और ताउन लेंगे भी, ये दोनों शक्ल होगी।
और हम उनसे ये कहेंगे कि तिजारत के नाम पर किसी को धोखा ना दें, बल्कि तिजारत के नाम पर मिल्लत के लिए भी और मुल्क के लिए भी एक बेहतर किरदार वो अदा कर सकें। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कर्नाटक शाख के लिए हासन शहर के मारूफ ताजिर अब्दुल्ला रिजवान को कन्वीनर मुंतखब किया गया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला से 15 अरकान को इस इदारे की कमेटी में शामिल किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद